चलिए हम कर रहे थे टीसीएस चैप्टर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इस चैप्टर में हमने कल सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन की बात की थी कि बायर डिक्लेरेशन दे सकता है, लेकिन मैंने कहा डिक्लेरेशन सिर्फ 206C सबसेक्शन 1 के केस में ही चलेगा। मतलब सबसेक्शन 1F 1G 1H के केस में डिक्लेरेशन अलाउ नहीं है। सिर्फ 206C सबसेक्शन 1 में ही डिक्लेरेशन दे सकता है बायर। और बायर उस डिक्लेरेशन में क्या लिखता है कि मैं जो गुड्स परचेस कर रहा हूं वो मैं मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग में यूज करूंगा या पावर जनरेशन में यूज करूंगा, उसको मैं ट्रेडिंग पर्पस में काम में नहीं लूंगा, मतलब रीट्रेडिंग नहीं करूंगा। ठीक है, तो बायर डिक्लेरेशन दे सेलर को, ये बात हमने कल पढ़ी थी। फिर एक हमने एग्जाम्पल भी किया था, लालू यादव साधु यादव वाला एक एग्जाम्पल किया था। ये पेज नंबर 221 पे किया था। ठीक है, तो उस केस में हमने देखा था कि टाटा स्टील साधु यादव को डिक्लेरेशन दे दे कि हम आपसे जो गुड्स परचेस कर रहे हैं आप हमको सेल कर रहे हो, कोल आप हमको सेल कर रहे हो। टाटा स्टील डिक्लेरेशन दे दे साधु यादव को कि हम ये गुड्स आपसे जो परचेस कर रहे हैं वो हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेंगे या पावर जनरेशन में यूज करेंगे, रीट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो फिर उस सिचुएशन में साधु यादव इस सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, और यहाँ गुड्स कौन सा है, कोल, उस पर टीसीएस कलेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो कल हमने ये बात की थी। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट मैंने टीडीएस चैप्टर में छोड़ दिया था। कब? सेक्शन 194Q पढ़ते वक्त। तो सेक्शन 194Q में चलते हैं टीडीएस चैप्टर में दोबारा, वहां वो पेंडिंग पॉइंट रहा हुआ है वो करते हैं। पेंडिंग पॉइंट एक छोड़ दिया था 194Q में। पेज नंबर 213 निकालिए, पेज नंबर 213 टीडीएस चैप्टर में एक ये सर्कुलर हमने छोड़ दिया था। तब मैंने आपको कहा था कि जब टीसीएस चैप्टर पढ़ेंगे तब ये सर्कुलर करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस सर्कुलर को कि अगर टीसीएस लग रहा है सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 वाला, वो सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स पे लगता है, लेकिन वो नहीं लगा। वो क्यों नहीं लगा? वो सेलर ने क्यों कलेक्ट नहीं किया? हाउएवर इट हैज नॉट बीन कलेक्टेड बाय सेलर फ्रॉम बायर, बायर से सेलर ने कलेक्ट नहीं किया। क्यों? बायर ने डिक्लेरेशन दे दिया था सेक्शन 206C सबसेक्शन 1A में। बायर ने क्या डिक्लेरेशन दे दिया था कि हम इस गुड्स को यूटिलाइज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में या पावर जनरेशन में यूज करेंगे, रीट्रेडिंग में यूज नहीं करेंगे। तो अभी हमने देखा कि सेलर बायर से टीसीएस कलेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो न तो सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 में करेगा, न 1H में करेगा। ठीक है, तो मतलब टीसीएस इस केस में नहीं लगता है। जब बायर सेलर को डिक्लेरेशन दे देता है तब टीसीएस नहीं लगता है। तो हमने सेक्शन 194Q का टीडीएस पढ़ते वक्त बात की थी
कि टीसीएस नहीं लगा तो टीडीएस प्रिवेल करेगा ही। तो इस सिचुएशन में सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, यह बात यहां तक दे रखी है। क्यों? बायर ने सेलर को डिक्लेरेशन दे दिया, तो सेलर बायर से टीसीएस चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अब आगे इस केस में सेक्शन 194 क्यों अप्लीकेबल हो जाएगा? किसके लिए? बायर के लिए। और बायर को सेक्शन 194 क्यों में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा सेलर का? वैसे क्या था, सेलर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल था, बायर का टीसीएस कलेक्ट करता, लेकिन बायर ने तो डिक्लेरेशन दे दिया कि टीसीएस कलेक्ट मत करो। तो अब उस ट्रांजैक्शन पर टीसीएस अप्लाई नहीं हुआ। तो अब चूंकि उस ट्रांजैक्शन पर टीसीएस अप्लाई नहीं हुआ है, तो सेक्शन 194 क्यू वाले टीडीएस का स्कोप खुल गया। उस ट्रांजैक्शन पर अब बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा सेलर को पेमेंट करते वक्त। ठीक है, तो ये हमने सिचुएशन डिस्कस की। चूंकि यहां पर टीसीएस हट गया तो टीडीएस अप्लीकेबल हो जाएगा सेक्शन 194 क्यू का। ठीक है, तो उस वक्त मैंने ये पॉइंट पेंडिंग छोड़ा था 194 क्यू बताते वक्त, क्योंकि उस वक्त आपको ये समझ ही नहीं आता कि टीसीएस में ऐसा क्या डिक्लेरेशन है, समझ ही नहीं आता, इसलिए अभी पढ़ लिया। ठीक है, अब टीसीएस चैप्टर में आ जाइए दोबारा। टीसीएस चैप्टर में रेट चार्ट में आ जाइए। अब सारे सेक्शंस के हम सेलर बायर समझते हैं, मतलब कलेक्टर, टीसीएस कलेक्टर और टीसीएस कलेक्टी कौन कौन। तो सेक्शन 206C सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 बोलता हूं मतलब क्या? सेल ऑफ कौन से गुड्स? तेंदुलेव, फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूडिंग टिम्बर, स्क्रैप, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सर्टेन मिनरल। और सब सेक्शन 1F मतलब मोटर व्हीकल। जब ये दो सेक्शन अप्लीकेबल हो रहे हैं तो सेलर कौन होना चाहिए? सेलर कौन होना चाहिए, बायर कौन होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है टीसीएस चैप्टर में। तो सेलर कौन होना चाहिए सब सेक्शन 1 में और सब सेक्शन 1F में? सेलर इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। सेलर गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट कॉरपोरेशन भी हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी भी हो सकती है जो गवर्नमेंट ने किसी सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट में एस्टेब्लिश की है। और इवन एक कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है। तो सेलर कोई भी हो सकता है, सेलर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो सेलर चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, वो बायर से इन सेक्शंस में टीसीएस चार्ज करे, कलेक्ट करे। ठीक है, आपको ध्यान हो टीडीएस चैप्टर में हमने एक सेक्शन किया था 196, उसमें हमने बात की थी अगर पेई गवर्नमेंट है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, बट यहां इन सेक्शन में तो गवर्नमेंट सेलर है, तो वो बायर से टीसीएस क्यों ना कलेक्ट करे, बर्डन तो बायर पे पड़ रहा है। तो यहां टीसीएस चैप्टर में इवन सेलर गवर्नमेंट भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकती है। नॉन गवर्नमेंट में क्या क्या आ जाएगा? कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब आ जाएंगे। बट मुद्दा यह है कि सेलर क्या इंडिविजुअल एचएफ हो सकते हैं क्या एक इंडिविजुअल एचएफ सेलर हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। तो सेलर में इंडिविजुअल एचएफ ऐसे इंडिविजुअल एचएफ जिनका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर
बिजनेस के केस में 1 करोड़ को एक्सीड करे और प्रोफेशन के केस में 50 लाख को एक्सीड करे। ठीक है, इसका मतलब अब इस सब बातों को कंपनी से लेकर ये सब में, इन सब बातों को मैं यहां बोल दूं NINH, सेलर NINH भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब बायर कौन? सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 के लिए सिर्फ अभी सबसेक्शन 1 के लिए पढ़ रहे हैं, बाद में 1F के लिए अलग से पढ़ेंगे। तो बायर कौन हो सकता है? सबसेक्शन 1 की बात चल रही है, मतलब सेल ऑफ कौन सा गुड्स हो रहा है? तेंदुलेव, फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूडिंग टिम्बर, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सर्टेन मिनरल्स और स्क्रैप। ठीक है, तो जब सबसेक्शन 1 की बात हो, बायर कौन हो सकता है? देखिए, अब उल्टा TCS किससे चार्ज किया जाता है? बायर से। तो अगर बायर गवर्नमेंट हो तो क्या TCS चार्ज किया जाना चाहिए? नहीं। तो पहले बायर की जनरल डेफिनेशन दे दी कि बायर तो कोई भी हो सकता है। बायर कौन होगा? ए पर्सन हु ऑब्टेन्स इन एनी सेल्स, जो किसी सेल में, वो सेल कैसे भी हो रही हो, बाय वे ऑफ ऑक्शन, टेंडर और एनी अदर मोड। एनी अदर मोड लिखते तो बात ही खत्म हो गई, मतलब बायर किसी भी सेल में कुछ बाय कर रहा है। क्या बाय कर रहा है? स्पेसिफाइड गुड्स और राइट टू रिसीव सच गुड्स, तो वो बायर है। अब एक्सेप्शन में बोला गवर्नमेंट बायर नहीं हो सकती। क्यों? गवर्नमेंट अगर बायर होगी, सेलर उससे TCS चार्ज करेगा, तो गवर्नमेंट पे करेगी क्या? TCS। तो टैक्स का बर्डन गवर्नमेंट से टैक्स वसूला, मतलब ये तो ये हो गया कि गवर्नमेंट से टैक्स वसूल करके, TCS वसूल करके गवर्नमेंट को जमा कराओ। तो जब गवर्नमेंट से ही वसूलना है और गवर्नमेंट को ही जमा कराना है तो फिर सही नहीं है। तो इसलिए लिखा गया कि बायर के एक्सेप्शन दिए गए, गवर्नमेंट बायर नहीं हो सकती, बट हां गवर्नमेंट सेलर तो हो सकती है, गवर्नमेंट बायर नहीं हो सकती। ठीक है, और एन एम्बेसी, हाई कमीशन, लेगेशन, कॉन्सुलेट और ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फॉरेन स्टेट, इसको शॉर्ट में बोल दो फॉरेन एम्बेसी। फॉरेन एम्बेसी भी बायर अगर है तो फिर उससे TCS चार्ज नहीं करेगा सेलर। पब्लिक सेक्टर कंपनी अगर बायर है तो TCS चार्ज नहीं होगा। कोई क्लब है तो भी TCS चार्ज नहीं होगा। एक बहुत ही खास बात बताइए, सबसेक्शन 1 में एक खास बात, सबसेक्शन 1 में क्या एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कवर्ड है? कवर्ड है। तो अब उसको ध्यान में रखते हुए बायर के एक्सेप्शन में लिखा गया है कि बायर इन द रिटेल सेल ऑफ सच गुड्स परचेस्ड बाय हिम फॉर पर्सनल कंजम्पशन। इसका एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आयुष एक वाइन शॉप पे गए, ठीक है, दारू परचेस करने, रोज की आदत है। क्या वो था ना, वो 2 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का। तो इनकी आदत है, तो आदत से बाज आते नहीं है, तो परचेस करने गए वाइन शॉप पर, दारू परचेस करने गए। अब बताइए, इस केस में वो वाइन शॉप का सेलर इनसे TCS चार्ज करेगा क्या बिल में? देखिए, यहां बायर के एक्सेप्शन में लिखा जा रहा है सबसेक्शन 1 के लिए कि बायर इन द रिटेल सेल, ये रिटेल सेल में बायर है, सेलर इनको रिटेल में दारू बेच रहा है, ये बायर है।
और ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए दारू परचेस कर रहे हैं, तो ये सबसेक्शन 1 के लिए बायर के एक्सेप्शन हो गए। मतलब सेलर इनसे टीसीएस चार्ज नहीं करेगा। तो जितने भी वाइन शॉप्स हैं वो दारूडियों से टीसीएस चार्ज नहीं करती, इसलिए दारूडिये बोलते हैं चीयर्स। ऐसे याद रहेगा। चलिए, तो बायर अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए ये चीजें परचेस करता है सबसेक्शन 1 वाली, तो फिर टीसीएस चार्ज नहीं करेगा सेलर। अब सबसेक्शन 1F, जहां सेल ऑफ मोटर व्हीकल की बात थी, जिसकी वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख है, तो उस मैटर में भी बायर कोई भी हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शन टीसीएस में गवर्नमेंट को तो पक्का पक्का बायर की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब बायर के एक्सेप्शन में डाला गया है, क्योंकि उससे टीसीएस चार्ज नहीं करना है। गवर्नमेंट से क्यों टीसीएस चार्ज किया जाए? तो बायर के एक्सेप्शन में डाला गया है गवर्नमेंट को जानबूझकर, क्योंकि बायर्स अगर गवर्नमेंट होगी तो गवर्नमेंट से टीसीएस कलेक्ट करे कोई सेलर और गवर्नमेंट को ही जमा कराए, तो सही नहीं है। तो हर जगह बायर के एक्सेप्शन में यहां पर गवर्नमेंट को लिखा गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अब इन सबको मैं शॉर्ट में बोलूं फॉरेन एम्बेसी। फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी ऊपर भी दे रखा था, बट वहां कुछ नहीं दे रखा था कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी, लेकिन यहां पर ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग पैसेंजर्स, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देती है, ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी बायर की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। मतलब क्या, इसका इफेक्ट क्या पड़ा? अगर बायर एक ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि इंगेज्ड है इन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, उसकी बसेस चलती है, ठीक है, तो उन्होंने मोटर व्हीकल खरीदा, बस खरीदी कि बस खरीदेंगे और हम इससे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देंगे, ठीक है। जैसे जैन ट्रेवल वैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वैसे तो, लेकिन अगर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो और उसका काम है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देना, उन्होंने बसेस परचेस की, तो जिस डीलर से परचेस की, बताइए, रिटेल सेल पर एप्लीकेबल है क्या टीसीएस मोटर व्हीकल वाला सबसेक्शन 1F वाला? रिटेल सेल पर है या कि नहीं? गलत जवाब दे रहे हो, रिटेल सेल पर है। मैन्युफैक्चरर जब डीलर को बेचेगा तब नहीं है। मोटर व्हीकल में हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो रिटेल सेल में है। अब एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि इंगेज्ड है इन प्रोवाइडिंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जैसे मान लो जैन ट्रेवल्स एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, बसेस परचेस करते हैं, बसेस चलती हैं, उन्होंने एक बस परचेस की, तो जो बस का सेलर है वो टीसीएस चार्ज करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को एक्सेप्शन में डाला गया है, ठीक है, और कोई लोकल अथॉरिटी भी बायर नहीं कहलाएगी सबसेक्शन 1F के लिए। तो जितने भी सबसेक्शन हैं उनमें सेलर और बायर का मीनिंग बदल रहा है, उस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाए, आपको सीधे सीधे या तो कोई कंपनी दे दी जाएगी या ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ दे दिया जाएगा जिसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर ऑडिट लिमिट को एक्सीड करता है, ठीक है। अब
सब सेक्शन 1H हमने नहीं पढ़ा है, आज वो पढ़ना है। तो सब सेक्शन 1H का सेलर कौन है? सब सेक्शन 1H शुरू करने से पहले हम इस सेक्शन में सेलर कौन हो, बायर कौन हो, पहले पढ़ लेते हैं। तो सब सेक्शन 1H बायर, सेलर कौन हो, बायर कौन हो, ये पढ़ना है। तो सेलर का मतलब है मीन्स ए पर्सन हुज टोटल सेल्स ग्रॉस रिसिप्ट्स टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस कैरीड ऑन बाय हिम एक्सीड ₹10 करोड़। बताने की जरूरत नहीं है कि टीडीएस चैप्टर में सेक्शन 194Q से मिलता जुलता है। टीडीएस चैप्टर में 194Q किया था, वहां पर बोला था बायर का इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर देखो 10 लाख को एक्सीड होता है, तो उसका रिवर्स ही तो है सेलर के लिए सेक्शन 206C का सबसेक्शन 1H। तो यहां सेलर के लिए देखेंगे, सेलर कौन? ऐसा कोई भी पर्सन जिसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड करता है। सिंपल। जब मैंने 194Q पढ़ाया था टीडीएस चैप्टर में, तब मैंने दो बातें लिखी थी। 194Q, उसके नीचे लिखा था बायर पे एप्लीकेबल है। बायर कैसा होना चाहिए? जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर एक्सीड हो 10 करोड़ को। ठीक है, अगर याद नहीं है तो देखो 194Q जब पढ़ा था, उसका चार्ट बनाया था, ये देखो। कि सेलर के लिए 206C सबसेक्शन 1H उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड करे, और वो करंट ईयर में एक सिंगल पार्टी को गुड सेल कर रहा है एक्सीडिंग 50 लाख, तो टीसीएस कितना लगेगा सबसेक्शन 1H में? 0.1%। बता दिया था। ठीक है, तो यही तो पढ़ रहे हैं हम। तो 206C सबसेक्शन 1H सेलर के लिए और 194Q बायर के लिए टीडीएस चैप्टर में। तो चलिए सेलर के लिए 206C सबसेक्शन 1H पढ़ते हैं। तो यहां सेलर के लिए क्या लिखेंगे? सेलर एक ऐसा पर्सन जिसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड करे। बट एक्सेप्शन में सिर्फ एक छोटी सी बात लिख दी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके किसी पर्सन को नोटिफाई कर दे कि इस पर ये सेक्शन नहीं लगेगी, तो फिर वो पर्सन एक्सेप्शन में चला जाएगा। अच्छा, शॉर्ट में बोले, नोटिफाइड पर्सन अगर सेलर है उस पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। बायर कौन हो? सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H में बायर कौन हो? कोई भी जो गुड्स परचेस कर रहा है। लेकिन अगेन एक्सेप्शन से गवर्नमेंट वगैरह बायर नहीं हो सकती, और फॉरेन एम्बेसी वगैरह बायर नहीं होंगे। वो बायर की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है, वो बायर की डेफिनेशन के एक्सेप्शन है। लोकल अथॉरिटी कैन नॉट बी ए बायर, और एक ऐसा पर्सन जो फॉरेन कंट्री से गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, अगर बायर, देखिए सेलर इंडिया का है, सेलर इंडिया का है, गुड सेल कर रहा है। बायर ऐसा है जो फॉरेन पार्टी है, तो इंडिया का ये सेलर उस फॉरेन बायर को गुड सेल कर रहा है। सेलर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, और बायर को इस साल वो करंट ईयर में सेल कर रहा है, लेकिन बायर फॉरेनर है, तो वो गुड्स बाय कर रहा है, सेलर को टीसीएस चार्ज करना चाहिए। लेकिन वो तो फॉरेन बायर है, वो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, तो फिर इस केस में भी उस फॉरेन बायर से टीसीएस चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सेक्शन 206C सब सेक्शन 1 की एप्लीकेबिलिटी
कब है कि जब जो बायर है वो इंडिया में रेजिडेंट हो। ठीक है, इंडिया में ही बाय कर रहा है, इंडिया में ही बाय कर रहा है। अगर वो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से तो 206C सबसेक्शन 1H नहीं लगता। कुल मिला के ये है, सेलर देखे कि मैं टीसीएस चार्ज करूं क्या, बायर फॉरेनर है, वो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, तो फिर वो टीसीएस चार्ज ना करे। अब सेलर बायर इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद आज सबसे खास है सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H, डिटेल में पढ़ते हैं। शुरू में ही लिख दिया मैंने कि आप तो पहले बायर और सेलर की डेफिनेशन पढ़ के आइए। पढ़ ली हमने। अब पढ़ ली बायर सेलर की डेफिनेशन सबसेक्शन 1H के लिए। तो अब इस सेक्शन में क्या बोल रहे हैं, टीसीएस कौन चार्ज करे, कलेक्ट कौन करे, सेलर। कब, गुड्स का सेल कंसीडरेशन रिसीव होते वक्त सेलर बायर से टीसीएस चार्ज करे। अगर उस गुड्स की वैल्यू या एग्रीगेट वैल्यू पूरे साल की करंट ईयर में अगर 50 लाख को एक्सीड करती है, 50 लाख को एक्सीड करती है, तो फिर सेलर बायर से टीसीएस चार्ज करे। ठीक है, और अब यहां पे लिख दिया वापस उस बात को, अदर देन गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। सेलर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है तो बायर इंपोर्ट कर रहा है, तो फिर वहां ये टीसीएस नहीं लगेगा। और अदर क्या लिखा है, अदर देन गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया और गुड्स कवर्ड बाय सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1F1G। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका क्या मीनिंग हुआ, देखो सबसेक्शन 1H में अदर गुड्स लिखे गए हैं। अदर गुड्स का मतलब जो गुड्स ऑलरेडी कवर्ड हैं या तो सबसेक्शन 1 में या सबसेक्शन 1F में या 1G में, उस पर 1H नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1F, 1G इनकी प्रायोरिटी पहले है और सबसे लास्ट में आता है 1H। देखो कोई ऐसे भी तो बोल सकता है कि एक डीलर, आप बायर है, आप मान लीजिए मोटर व्हीकल परचेस करने गए। अब वो मोटर व्हीकल की वैल्यू मान लीजिए 10 लाख को एक्सीड हो रही है, तो सेलर आपको मोटर व्हीकल सेल कर रहा है। अब उसका कहना है मैं कौन से सेक्शन में टीसीएस चार्ज करूं, सबसेक्शन 1F में करूं या 1H में करूं। F में करना है, इसका मतलब जहां सबसेक्शन 1F लगेगा 1H नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या लिख दिया, जो गुड्स ऑलरेडी सबसेक्शन 1, 1F और 1G में कवर्ड हैं उस पर सबसेक्शन 1H का टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर टीसीएस कितना चार्ज होगा, जो सेल कंसीडरेशन 50 लाख के ऊपर है, एक्सीडिंग 50 लाख, उस पर टीसीएस कलेक्ट होगा 0.1%। बिल्कुल 194 क्यू जैसा पैटर्न है जो बायर के लिए था, अब इधर सेलर के लिए है। और अगर बायर सेलर को पैन नंबर नहीं देगा या आधार नंबर नहीं देगा तो टीसीएस कलेक्ट किस रेट से किया जाएगा, प्रेस्क्राइब्ड रेट का ट्वाइस, डबल, और 5% नहीं, 5% के बजाय 1%। एक्सेप्शन हो गया। तो इस केस में क्या होता है, प्रेस्क्राइब्ड रेट का ट्वाइस, तो
आपकी प्रेस्क्राइब रेट क्या है? 0.1, इसका डबल कितना हो गया? और 1%, विच एवर इज हायर क्या हुआ? 1%। ठीक है, कई लोग एग्जाम में भूल जाते हैं और उनके दिमाग में आता है कि प्रेस्क्राइब रेट का डबल और 5% विच एवर इज हायर, तो वो हायर 5% कर देते हैं। तो 206C सबसेक्शन 1H ध्यान रखने की जरूरत है, यहां पर हायर 1% ही होता है इंस्टेड ऑफ 5%। ठीक है, फिर टीसीएस कब कलेक्ट किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ओनली, डेबिट के वक्त नहीं, सिर्फ एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। और वो भी कब? जब सेल कंसीडरेशन रिसीव हो रहा है एक्सीडिंग 50 लाख, मतलब 50 लाख तक बायर से सेलर टीसीएस चार्ज ना करे। 50 लाख से जो एक्सीडिंग वैल्यू है उस पर ही सेलर बायर से टीसीएस चार्ज करे। फिर वही जनरल बात जो आजकल हर सेक्शन में डाली जा रही है कि अगर इस सेक्शन को इंप्लीमेंट करने में डिफिकल्टी अराइज हो तो सीबीडीटी को पावर दिया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेकर गाइडलाइंस इशू करे। ये गाइडलाइंस बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में रखी जाएंगी। वहां अप्रूव होने के बाद बाइंडिंग इफेक्ट रखेंगी। किस पर? इनकम टैक्स अथॉरिटी पर और टीसीएस कलेक्टर पर इसका बाइंडिंग इफेक्ट होगा। तो गाइडलाइंस इशू हो चुकी है सर्कुलर के जरिए। ये पॉइंट भी सब में कॉमन है। बताऊं कौन कौन से सेक्शन में? टीडीएस चैप्टर में आपके ये पॉइंट 194 ओ में आया, 194 क्यू में आया है, और इधर 206C सबसेक्शन 1H में भी कॉमन पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं? अगर सिक्योरिटीज की सेल परचेज हो रही है, कहां पर? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बीएसई एनएसई पर, या कमोडिटीज की ऑनलाइन सेल परचेज हो रही है, कहां पर? एमसीएक्स और एनसीडीएक्स पर। तो फिर वहां पर ये टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस काम नहीं आएंगे, नॉट अप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर अब एक झमेला, सेल ऑफ मोटर व्हीकल को लेकर अब एक दिक्कत की बात। बताइए, अगर कोई सेल ऑफ मोटर व्हीकल करता है जिसकी वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख है तो स्पेसिफिक सेक्शन बना हुआ है 206C का सबसेक्शन 1 अप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए तो लिखा है सबसेक्शन 1H में, सबसेक्शन 1H में क्या लिखा है कि अगर गुड्स ऐसा है जो सबसेक्शन 1F में कवर्ड है तो उस पर सबसेक्शन 1F में टीसीएस अप्लीकेबल होगा, तो सबसेक्शन 1H का अप्लीकेबल नहीं होगा। मोटर व्हीकल 10 लाख से एक्सीडिंग वैल्यू का है, उस पे सबसेक्शन 1F वाला टीसीएस चार्ज होगा, तो सबसेक्शन 1H वाला चार्ज नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर सेल होती है, रिसिप्ट मिलता है कंसीडरेशन का फ्रॉम ए डीलर इज नॉट सब्जेक्टेड टू टीसीएस। बताइए, मैंने जब बोला कि मोटर व्हीकल की वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख है, लेकिन मैंने बोला एक मैन्युफैक्चरर जब डीलर को बेचता है, डीलर आगे कस्टमर को बेचता है, तो मैंने बोला यहां पर डीलर जब कस्टमर को बेचता है रिटेल सेल होती है, तो सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H लगता है। यहां ये लगता है। जब मैन्युफैक्चरर डीलर को बेचता है तो लगता है क्या 206C 1H लगता है क्या? नहीं लगता है, नहीं लगता है।
तो क्या वहां पर जहां पर सबसेक्शन, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, यहां पर 1F लिखना है। मोटर व्हीकल की सेल है, 1F वाला टीसीएस है, तो यहां पर 1F वाला टीसीएस है क्या जब मैन्युफैक्चरर डीलर को बेचता है? नहीं है, नहीं है। तो इस ट्रांजैक्शन पर 206C का सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल हो रहा हो तो टीसीएस चार्ज हो जाएगा। मतलब जहां पर मामला सबसेक्शन 1F में कवर्ड नहीं हो रहा है, सबसेक्शन 1F का टीसीएस चार्ज नहीं हो रहा है, तो वहां पर 1H एप्लीकेबल हो जाएगा। जहां 1F ना लग रहा हो वहां पर 1H वाला टीसीएस एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? 1F वाला नहीं लग रहा है तो 1H वाला लगा दिया जाएगा। अब इसमें और बातें, अगर कस्टमर को सेल हो रहा है और कस्टमर से पैसा रिसीव हो रहा है, कस्टमर से पैसा रिसीव हो रहा है, कस्टमर को सेल की है, तो अगर सेल मोटर व्हीकल की है, एक्सीडिंग 10 लाख वैल्यू का है, तो उस पर तो सबसेक्शन 1F लगता है, स्पेसिफिक सेक्शन है, रिटेल सेल पर लगता है, तो फिर सबसेक्शन 1F लगता है। जब सबसेक्शन 1F लगता है तो वहां पर 206C सबसेक्शन 1H लगाया जाए क्या? नहीं लगेगा। लेकिन अब एक बात बताइए, अगर मोटर व्हीकल सेल हो रहा है, बायर को हो रहा है, एक बायर ऐसा है बायर ऐसा है जो नित्य नई गाड़ियां खरीदता है, लेकिन वो हमेशा 10 लाख तक की गाड़ी खरीदता है, 10 लाख तक की गाड़ी खरीदता है, लेकिन उसकी गाड़ियां बहुत ज्यादा है, एक ही शोरूम पे जाता है वो और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गाड़ियां खरीदता है। ठीक है, कि एक गाड़ी मेरी बीवी के लिए, एक गाड़ी बच्चों के लिए, बच्चे हो रखे हैं 2, उनके लिए भी एक एक, फिर फादर मदर के लिए भी एक एक, फुल रईसी है। तो लेकिन हर मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख से एक्सीड नहीं करती है, तो बताइए उस केस में जो डीलर है वो सबसेक्शन 1F का टीसीएस चार्ज कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या अब सबसेक्शन 1F वाला चार्ज नहीं कर पाएगा तो 1H वाला एप्लीकेबल हो जाएगा? जहां 1F ना लगे वहां 1H लग जाएगा, जहां 1H ना लगे वहां 1F लग जाएगा। कुल मिलाकर कुछ ना कुछ तो टीसीएस के नाम से चार्ज करना ही है। ठीक है, कि भाई ये सब सेक्शन नहीं तो इस सब सेक्शन में आ जाओगे, कि तू नहीं तो ये, तू नहीं तो कहते हैं ना क्या, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, वैसे ही। चलिए, तो अब बताइए, सेलर को चार्ज करना है बायर से टीसीएस। सेलर चेक करे मेरा इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड हो रहा है, मैं बायर को सेल कर रहा हूं अभी करंट प्रीवियस ईयर में 50 लाख से एक्सीडिंग वैल्यू का गुड्स, तो जो 50 लाख से एक्सीडिंग वैल्यू है उस पे 0.1% टीसीएस चार्ज करेगा सेलर बायर से। यही है सेक्शन।
अगर बायर सेल्स रिटर्न कर दे तो फिर उस सिचुएशन में क्या सेल्स रिटर्न वाले अमाउंट पे भी टीसीएस चार्ज किया जाएगा क्या? तो सेल्स रिटर्न वगैरह का क्या एडजस्टमेंट होगा, डिस्काउंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या एडजस्टमेंट होगा? यहां लिख रहे हैं नो एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस। नहीं किया जाएगा बाद में कोई एडजस्टमेंट। क्यों? सेक्शन ही रिसिप्ट के वक्त लगाई गई है, डेबिट के वक्त तो लगाई नहीं गई है। पैसा आ गया तो आपको टीसीएस चार्ज करना ही है, और पैसा आने के बाद सेल्स रिटर्न होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, उस सेल्स रिटर्न को कंसीडर नहीं किया जाएगा। पैसा आने के बाद डिस्काउंट दिया गया है तो फिर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसमें जीएसटी भी शामिल है, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग इवन जीएसटी भी, क्या कह रहे हैं? शेल बी मेड फॉर टीसीएस। तो इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि जीएसटी इनक्लूसिव वैल्यू पर ये वाला टीसीएस चार्ज होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जीएसटी इनक्लूसिव वैल्यू पर ये वाला टीसीएस चार्ज होगा, सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H वाला। क्यों ऐसा क्यों रखा गया है? क्योंकि बोला गया है कि टीसीएस कलेक्शन कब किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन। तो सेल कंसीडरेशन जब रिसीव होता है जीएसटी समेत रिसीव होता है, सेल कंसीडरेशन जब रिसीव होता है जीएसटी समेत रिसीव होता है। इसलिए ये जो 206C सबसेक्शन 1 वाला 1H वाला टीसीएस है, ये किस पे लगाया जाएगा? वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी पर। अब इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 194Q के टाइम पर ही बता चुका हूं। 194Q के टाइम पर जब टीडीएस चैप्टर में पढ़ा था 194Q, तब बता दिया था। लिखा था, कहां गया? बताया तो था। एक मिनट, आप लिख सकते हैं यहां पर कि ये 194Q वाला जो होता है ये किस पर लगता है? ये टीडीएस है, ये लगता है वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी पर। और 206C सबसेक्शन 1H वाला लगता है किस पर? वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी पर। ठीक है, उस वक्त लिखा था ना, ये उसी में ही लिख दो, या लिखते ही नहीं हो? किसने लिखा हुआ नहीं है? लिखा हुआ ये कुछ स्टूडेंट्स है ना, सेठ की तरह होते हैं, मास्टर को बोलते हैं ये अपना काम कर, हमें जो करना होगा करते रहेंगे, तू अपना काम कर। चलिए, तो 206C सबसेक्शन 1H पढ़ रहे थे। यहां पर कुछ छोटी छोटी बातें और रही हुई हैं। अगर सेलर किसी नॉन रेजिडेंट
एयरलाइन कंपनी को फ्यूल की सप्लाई करता है, तो कोई भी सेलर है, फ्यूल का सप्लायर है, फ्यूल का सेलर है, वो किसी नॉन रेजिडेंट एयरलाइन कंपनी बायर है, उसको फ्यूल सप्लाई करते हैं और वो फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं इंडियन एयरपोर्ट पर। तो डिफिकल्टी रिमूव करने के लिए लिखा गया कि इस ट्रांजैक्शन पर 206C सबसेक्शन 1H का टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं कि सेलर इंडिया का है, बायर फॉरेन का है, वो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, तो उस पे भी ये वाला टीसीएस नहीं लगाया गया। बायर नॉन रेजिडेंट है और यहां पर ये बायर अभी इंडिया के अंदर ही है, इंडिया के अंदर ही है और इंडियन एयरपोर्ट पर ये फ्यूल परचेस कर रहा है, तो सेलर इसको इंडियन एयरपोर्ट पर फ्यूल सेल कर रहा है, टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये वाली बात भी कई जगह आ चुकी है, सेलर को बोला गया बायर से टीसीएस चार्ज करो। अब बायर ऐसा है जिसकी सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, जिसकी सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, बायर ऐसा है जिसकी सारी इनकम एग्जेम्प्ट है। क्यों एग्जेम्प्ट है? या तो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है या किसी दूसरे कानून जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसमें एग्जेम्प्ट है, तो फिर सेलर उससे टीसीएस कलेक्शन नहीं करेगा। लेकिन बायर की अगर से पार्ट इनकम ही एग्जेम्प्ट है, होल इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, सिर्फ पार्ट इनकम ही एग्जेम्प्ट है, तो फिर उस सिचुएशन में सेलर बायर से टीसीएस कलेक्शन करेगा। मतलब दो बातें, सेलर चेक करे क्या बायर की एंटायर इनकम एग्जेम्प्ट है, तो टीसीएस चार्ज ना करे। अगर बायर की पार्ट इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो फिर उससे सेलर टीसीएस चार्ज करे। यह हुआ आपका सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन बैंक में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस टीसीएस implication in different cases। सेलर है मिस्टर एक्स, सेलर है मिस्टर एक्स और सेलर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर 21-22 का टर्नओवर है 10 करोड़। बायर है ए लिमिटेड और इस साल बायर को अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, मतलब करंट प्रीवियस ईयर में 77 लाख का माल सेल हुआ है। 77 लाख का माल सेल हुआ है, सेलर ने बायर को सेल किया 77 लाख का माल, तो 50 लाख से एक्सीडिंग हो गया, तो जितना 50 लाख से एक्सीडिंग हुआ तो उस पे टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? नहीं होगा। पहले चेक करना पड़ता है बायर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड करे। यहां पर 1 करोड़ को एक्सीड कर ही नहीं रहा है, एग्जैक्ट नहीं, 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़, 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा हो बायर का टर्नओवर। किस ईयर का? इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा हो। यहां तो एग्जैक्ट 10 करोड़ है, 10 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो ये बायर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H के हिसाब से बायर की कैटेगरी में फॉल करता ही नहीं है, तो टीसीएस चार्ज नहीं होगा, नो टीसीएस, क्योंकि सेलर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड नहीं करता। फिर दूसरा केस, सेलर है मिस्टर वाई और इसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 11 करोड़ है, मतलब 10 करोड़ को एक्सीड करता है। इस साल मिस्टर बी को सेल किया इन्होंने 71 लाख का माल, 71 लाख का माल सेल किया इस साल, तो जब
50 लाख को एक्सीड हुआ तब से टीसीएस चार्ज होगा, और जितना 50 लाख से एक्सीडिंग वैल्यू है सिर्फ उसी पर ही। तो 50 लाख से एक्सीडिंग कितनी वैल्यू है? 21 लाख। तो 21 लाख का 0.1%। फिर तीसरा केस, सेलर है पी लिमिटेड, उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 13 करोड़ है, मतलब 10 करोड़ को एक्सीड करता है, और बायर है दिल्ली गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। अरे बायर जब गवर्नमेंट होगा तो मैंने बोला एक्सेप्शन में डाला हुआ है, गवर्नमेंट से टीसीएस चार्ज करें क्या? गवर्नमेंट से टीसीएस चार्ज करके गवर्नमेंट को ही जमा कराना है, तो फिर एक्सेप्शन में इसी रीजन की वजह से गवर्नमेंट को बायर के एक्सेप्शन में डाला हुआ है। तो यहां पर भी भले ही 5 करोड़ की सेल हुई है करंट प्रीवियस ईयर 22-23 में, तो भी टीसीएस नहीं लगेगा, क्योंकि बायर स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है, तो टीसीएस अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन रिवर्स केस, अब सेलर है लोकल अथॉरिटी, इसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 15 करोड़ है, 10 करोड़ को एक्सीड करता है, बायर को सेल हुआ 12 करोड़ का माल, 50 लाख के ऊपर कितनी सेल हुई? 11.5 करोड़। 11.5 करोड़ का 0.1% टीसीएस चार्ज होगा। फिर बताइए आंसर चेंज हो जाएगा क्या अगर यहां पर गुड सेल के बजाय सर्विस सेल हो रही है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है, तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा? क्या स्टिल सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H में टीसीएस कलेक्शन होगा? नहीं, क्योंकि सबसेक्शन 1H सिर्फ सेल ऑफ गुड्स पर एप्लीकेबल है, सेल ऑफ सर्विस पर नहीं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, टर्नओवर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 का है, एक्स लिमिटेड का प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर है 22 करोड़, इन्होंने सेल की है इस साल, एक्स लिमिटेड है सेलर और वाई लिमिटेड है बायर। इस साल 22-23 में 85 लाख की सेल हुई है। अब आप बोलोगे 85 लाख की सेल हुई है तो 50 लाख से एक्सीडिंग वैल्यू कितनी हो गई? 35 लाख। तो आपका जवाब होगा कि 85 लाख है सेल इस साल, 50 लाख के ऊपर कितना गया? 35 लाख। तो 35 लाख पे 0.1% हो जाना चाहिए। लेकिन सेक्शन एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट बात करती है कि पैसा रिसीव हो गया कि नहीं। आपने टर्नओवर तो कर दिया इस साल, सेल तो कर लिया, बट ये क्रेडिट सेल थी, तो चेक करना पड़ेगा सेल कब कब हुई और उसका पैसा इस साल आ गया कि नहीं। इस साल इसका पैसा आ गया या नहीं। तो 30 लाख का ट्रांजैक्शन है पहला, इसका पैसा आ गया 26 सितंबर 2022 को। फिर 13 लाख की सेल हुई, अभी तक 50 लाख से एक्सीडिंग हुआ नहीं है, इसका भी पैसा आ गया। अब 35 लाख का ट्रांजैक्शन, इसका पैसा 31 मार्च 2023 को आ गया, मतलब करंट प्रीवियस ईयर में रिसीव हो गया। ये सेक्शन बोलती है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट टीसीएस कलेक्शन करना है। लेकिन लास्ट वाला ट्रांजैक्शन 7 लाख का था, इसका पैसा अभी तक 31 मार्च 2023 तक, मतलब ईयर एंड तक भी इसका पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो इस पर तो टीसीएस अभी कलेक्शन करना ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन ने बोल रखा है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट टीसीएस कलेक्शन करना है। तो अभी तक कितना पैसा आ गया है वो देखा जाए। 30 लाख, 13 लाख, 35 लाख, टोटल बना 78 लाख। और आप तो सोच रहे थे
कि ये 85 लाख में से 50 लाख मैं माइनस कर दूं और बाकी बचा 35 लाख पे 0.1%, ये गलत हो जाएगा। तो 78 लाख ही रिसीव हुआ है, सेक्शन अप्लीकेबल है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, तो पैसा तो रिसीव 78 लाख ही हुआ है। 50 लाख के ऊपर कितना रिसीव हुआ है? सिर्फ 28 लाख, तो 28 लाख पे 0.1%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप आंसर फटाफट बताते जाइएगा, इसमें मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, इसका आंसर भी मैंने नहीं दिया है, आंसर आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, बताते जाइएगा। मिस्टर हर्षित, ए रेजिडेंट इंडियन, इज इन रिटेल बिजनेस इन मुंबई। तो बिजनेस है इनका मिस्टर हर्षित, इनका 21-22 का मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है 8 करोड़। इन्होंने परचेज किया अनदर रेजिडेंट मिस्टर प्रणव से, परचेज किया है हर्षित ने, तो हर्षित हुआ बायर और प्रणव हुआ सेलर। फिर द एग्रीगेट पेमेंट्स मेड बाय, हर्षित ने प्रणव को पेमेंट किया इस साल कंसीडरेशन ऑफ परचेस ऑफ गुड्स 80 लाख, अलग अलग टाइमिंग्स पर, अलग अलग टाइमिंग्स पर। तो इसका मतलब बायर सेलर दोनों के लिए हमको चेक करना है, बायर के लिए हमको चेक करना है कि सेक्शन, बायर के लिए टीडीएस का सेक्शन चेक करना है ना, बायर के लिए चेक करना है 194Q अप्लीकेबल है कि नहीं है, सेलर के लिए चेक करना है 206C सब सेक्शन 1 अप्लीकेबल है कि नहीं है। बताइए बायर के लिए 194Q अप्लीकेबल है कि नहीं। बायर है मिस्टर हर्षित, इसका टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर का 8 करोड़ ही है, 10 करोड़ को एक्सीड नहीं हुआ है, तो बायर 194Q में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल नहीं है। अब चेक करें सेलर का टर्नओवर क्या है, सेलर है मिस्टर प्रणव और प्रणव का इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर है 11 करोड़, सेलर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड करता है, और इस साल सेलर प्रणव ने हर्षित को 80 लाख का माल बेचा है, और क्या उसमें से सब रिसीव हो गया क्या? 80 लाख का माल सेल किया है, चेक करो पहला ट्रांजैक्शन है आपका 20 लाख, फिर 25 लाख, अभी तक कितना हुआ 45 लाख, ये पैसा रिसीव होता गया है, डेट दे रखी है रिसीव होने की, अभी तक हुआ है 45 लाख, तो अभी तक टीसीएस कलेक्शन नहीं करे मिस्टर प्रणव सेलर। लेकिन जब तीसरा ट्रांजैक्शन का पैसा आया 20 लाख, तो अब तक चेक करें 20 पहला 20 लाख, दूसरा 25 लाख, फिर तीसरा 20 लाख। अब तीसरे ट्रांजैक्शन का पैसा जो 20 लाख आया है, क्या पूरे 20 लाख पर टीसीएस कलेक्शन हो, 15 लाख पे ही हो, क्योंकि अब तक का 50 लाख, अभी तक ये तो 45 ही कवर हुआ, तो बाकी का 5 जो इसमें 20 के अंदर शामिल है उस पे टीसीएस कलेक्शन नहीं होगा, तो इस 20 में से 15 पर ही टीसीएस कलेक्शन होगा। फिर 15 लाख ये पैसा इस डेट को आ गया, चेक कर लो टोटल पूरा पैसा आ गया क्या 80 लाख, चेक कर लो पूरा पैसा आ गया क्या 80 लाख, आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पॉइंट नंबर ए का आंसर दीजिए, टीडीएस टीसीएस में से क्या एप्लीकेबल होगा?
टीसीएस अप्लीकेबल होगा, और कितना टीडीएस टीसीएस होगा बताइए, बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, टीसीएस अप्लीकेबल होगा अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H। कौन कलेक्ट करेगा? प्रणव सेलर कलेक्ट करेगा। कब कब कलेक्ट करेगा? जब जब पैसा रिसीव हुआ। एक पैसा रिसीव हुआ 18 अक्टूबर 2022 को, 20 लाख रिसीव हुआ था, लेकिन उसमें से सिर्फ 15 लाख पर टीसीएस कलेक्शन होगा 0.1%। कितना हुआ? 1500। और फिर जब दूसरा एक और ट्रांजैक्शन हुआ था, इसका पैसा इस डेट को आया 11 फरवरी 2023 को। तो 11 फरवरी 2023 को कितना पैसा आया? 15 लाख। उस पर फिर 0.1%, तो इस पे भी 1500। तो पूरे साल का टीसीएस कितना? 3000। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर। फिर डेट वाइज होगा ना? चलिए, फिर टीसीएस की बात ये हो गई। अब आगे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। मिस्टर प्रणव पेड 5 लाख ऑन 1st September 2022 to Messrs. Thomas Cook for a holiday package to सिंगापुर। फॉरेन टूर के लिए जा रहे हैं फॉर ए वीक, अपने फैमिली के साथ फॉरेन टूर पर जा रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने मैसर्स थॉमस कुक को पेमेंट किया 5 लाख का। ठीक है, तो बताइए, मिस्टर मैसर्स थॉमस कुक क्या इनका किसी सेक्शन में टीसीएस कलेक्ट करेंगे? 206C सबसेक्शन 1G, उसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या? एनी अमाउंट दे रखा है, एनी अमाउंट है। तो इस 5 लाख पर थॉमस कुक इनसे टीसीएस कलेक्शन करेंगे। क्वेश्चन के बी पार्ट में एक और बात पूछी गई है, पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। अगर पैन नंबर नहीं दिया जाता है तो टीडीएस टीसीएस की रेट क्या होगी? बताइए। प्रेस्क्राइब रेट का ट्वाइस, जो कि हो जाता है 0.2%, और 5% या 1%? 1%, विच एवर इज हायर। तो बी का आंसर लिख दो पहले। बी का आंसर कि यहां पर इस केस में क्या हो जाएगा? ट्वाइस, इस रेट का ट्वाइस, और 1%, विच एवर इज हायर, 1%। ये हो गया बी का आंसर। ध्यान रहे, एग्जाम में आप यहां गलती करोगे, यहां 5% लिख के गलती कर दोगे आप। फिर ये जो थॉमस कुक को इन्होंने पेमेंट किया 5 लाख, इसको लेकर पॉइंट नंबर सी में आपसे पूछा जा रहा है, क्या थॉमस कुक टीसीएस कलेक्ट करेंगे क्या 5 लाख पर? मिस्टर प्रणव से टीसीएस कलेक्शन होगा क्या? तो कितना होगा? पार्ट सी का आंसर
5 लाख है। टीसीएस की रेट क्या है? फॉरेन रेमिटेंस और फॉरेन टूर वगैरह के लिए 5% है, 5%। तो 5 लाख का 5% टीसीएस हो जाएगा आपका 25,000 टीसीएस। थॉमस कुक कलेक्ट करेंगे मिस्टर प्रणव से। कमेंट्री आप लिखते जाना कि कौन किससे कलेक्ट करेगा। थॉमस कुक कलेक्ट करेंगे मिस्टर प्रणव से। फिर क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या बोला? ही ऑल्सो टुक एन एजुकेशनल लोन। 15 लाख का लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। क्यों? अपने सन के एजुकेशन के लिए। उनके सन यूएसए में एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और उन्होंने रेमिट कर दिया सेम बैंक के थ्रू, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथोराइज्ड बैंक है, अथोराइज्ड डीलर है, उसके थ्रू लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में इन्होंने पैसा फॉरेन में भेज दिया, फॉरेन रेमिटेंस कर ली। तो बताइए इस पर टीसीएस कलेक्शन वो अथोराइज्ड डीलर करेगा क्या? मिस्टर प्रणव से 15 लाख की रेमिटेंस की जा रही है, 7 लाख की छूट हो जाएगी, तो 15 लाख में से 7 लाख लेस हो जाएगा। और ये तो एजुकेशनल लोन सोर्स है, इस फॉरेन रेमिटेंस का सोर्स एजुकेशनल लोन है। तो इस केस में टीसीएस क्या होगा? 15 लाख में से 7 लाख की छूट हो जाएगी। 15 लाख में से 7 लाख गया, फिर 0.5% इतना टीसीएस हो जाएगा। कितना होगा? 4,000। ठीक है। फिर इनकी डॉटर एमबीए कर रही है, वो भी यूएसए से, तो इन्होंने डॉटर को भी रेमिट किया 12 लाख इसी साल। पर्सनल सेविंग से किया है रेमिटेंस, एजुकेशनल लोन नहीं लिया है। चलिए, तो डॉटर को 12 लाख की रेमिटेंस भेजी दूसरे अथोराइज्ड डीलर से, तो 12 लाख माइनस 7 लाख की छूट जो भी आए उस पे टीसीएस की रेट क्या लगेगी? ये पर्सनल सेविंग से पैसा भेज रहे हैं, 5%। कितना अमाउंट आया? 25,000 टीसीएस। डॉटर के केस में 25,000 टीसीएस। तो पार्ट डी में आपसे पूछा गया कि सन और डॉटर के एजुकेशन के लिए इन पर टीसीएस कितना होगा, तो पार्ट डी का आंसर सन के लिए होगा 4,000 और डॉटर का होगा 25,000। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में दे रखा है मिस्टर प्रणव ऑल्सो रेमिटेड 6 लाख 28 मार्च को अपने पर्सनल सेविंग से एलआरएस स्कीम के थ्रू बैंक ऑफ इंडिया से ही, मतलब सेम अथोराइज्ड डीलर जो डॉटर के केस में यूज किया था, अथोराइज्ड डीलर बैंक ऑफ इंडिया, उससे 6 लाख फिर भेजा। सेम अथोराइज्ड डीलर जो डॉटर के केस में था बैंक ऑफ इंडिया, उससे फिर 6 लाख की रेमिटेंस सिस्टर को की। सिस्टर लंदन में रहती हैं, उनका 50वां बर्थडे है, इसलिए उनको 6 लाख भेजा। तो अब सेम अथोराइज्ड डीलर के लिए ये 7 लाख वाली एग्जम्पशन लिमिट खत्म हो गई, तो पूरे 6 लाख पर इस केस में आंसर ई कि जो पैसा सिस्टर को भेजा गया है पूरे 6 लाख पे कितना टीसीएस लगेगा? 5%।
30,000 TCS। TCS। चलिए अब क्वेश्चंस खत्म। अब आ जाइए चैप्टर का मेन पार्ट। चैप्टर का मेन पार्ट उसमें आ जाइए आप। 2 सेक्शंस करते हैं। पेज नंबर है आपके 222। पेज नंबर 222 पर 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन 206C सेक्शन 206C इसमें क्या दे रखा है? कलेक्टी टीसीएस कलेक्टर को अपना पैन नंबर फर्निश करे। ये टीडीएस चैप्टर के सेक्शन 206AA जैसा है। इसमें क्या बोला गया? ओवरराइडिंग प्रोविजन है तो लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन। जो पर्सन पेइंग सम है, पेइंग सम, उससे टीसीएस कलेक्ट किया जाए, मतलब कलेक्टी से जिससे टीसीएस चार्ज होता है वो अपना पैन नंबर दे टीसीएस कलेक्टर को, और उसके बाद उसमें दोनों आपस में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, आपस में बिल वगैरह जो इशू होंगे, वाउचर वगैरह या अदर डॉक्यूमेंट इशू होंगे, सब जगह ये पैन नंबर मेंशन होना चाहिए। अगर कलेक्टर को अपना पैन नंबर नहीं देता तो कलेक्टर टीसीएस कलेक्शन करेगा प्रेस्क्राइब्ड रेट का ट्वाइस और 5% विच एवर इज हायर। फिर हमने बात की थी कि कलेक्टी अपने असेसिंग ऑफिसर से के पास जाकर सर्टिफिकेट इशू करवा सकता है लोअर कलेक्शन का। तो जब कलेक्टी अपने असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है कि ऐसा सर्टिफिकेट इशू करिए जिससे लोअर कलेक्शन हो टीसीएस का, तो ये एप्लीकेशन देते वक्त भी एप्लीकेशन के अंदर कलेक्टी अगर अपना पैन नंबर नहीं लिखता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट ही इशू नहीं करेगा कलेक्टी को। दूसरी बात, ये बात सर्टिफिकेट के लिए थी। अब दूसरी बात आ रही है डिक्लेरेशन के लिए। डिक्लेरेशन भी नॉन कलेक्शन ऑफ टीसीएस का होता है। अगर उस डिक्लेरेशन के अंदर कलेक्टी अपना पैन नंबर मेंशन नहीं करता तो फिर ऐसा डिक्लेरेशन इनवैलिड माना जाएगा और फिर इस सेक्शन के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, मतलब प्रेस्क्राइब्ड रेट का ट्वाइस और 5% विच एवर इज हायर। और कलेक्टर की ड्यूटी है कि वो चेक करे कि कलेक्टी ने जो पैन नंबर दिया है इनवैलिड तो नहीं है या उससे बिलोंग नहीं करता है। तो क्या माना जाएगा? कलेक्टी ने अपना पैन नंबर दिया ही नहीं है टीसीएस कलेक्टर को और प्रोविजन अकॉर्डिंगली अप्लाई होंगे, मतलब प्रेस्क्राइब्ड रेट का ट्वाइस और 5% विच एवर इज हायर। लेकिन अगर कलेक्टी एनआरएनसी और एफसी है तो और उसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, पीई इन इंडिया नहीं है, तो ये सेक्शन कलेक्टी को बाउंड नहीं करेगा पैन नंबर देने के लिए। ये था आपका सेक्शन 206CC। ये किसके लिए था? अगर पेई पैन डिफॉल्टर है, पेई नहीं कलेक्टी अगर पैन डिफॉल्टर है। अगर कलेक्टी रिटर्न डिफॉल्टर है, ऐसा सेक्शन हमने टीडीएस चैप्टर में भी पढ़ा था, टीडीएस चैप्टर में भी था। अगर पेई रिटर्न डिफॉल्टर हो, अब यहां बोल रहे हैं अगर कलेक्टी रिटर्न डिफॉल्टर हो, उसने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है। टीडीएस चैप्टर में ऐसा पढ़ा था हमने। कलेक्टी स्पेसिफाइड पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां लैंग्वेज थी
उधर लैंग्वेज क्या थी कि आपको आपके प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2022, आपका प्रीवियस ईयर 22-23, इसकी ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 2022 को खड़े होकर चेक करना है। जिस ईयर का ये आपका ईयर है 22-23, इसकी ओपनिंग डेट को चेक करना है कि किस ईयर का रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई है। 22-23 की तो एक्सपायर हुई नहीं है, क्योंकि इसका तो रिटर्न 31 जुलाई 2022 तक फाइल हो सकता है। तो किस ईयर का रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट जा चुकी है, सिर्फ 1 साल उठाना है पास्ट। तो कुल मिलाकर ये हुआ 20-21 का रिटर्न पे कलेक्टी ने फाइल नहीं किया है, वो उस ईयर के आईटीआर फाइलिंग का डिफॉल्टर है और उस ईयर का रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई है। और उस कलेक्टी के केस में टीडीएस टीसीएस का एग्रीगेट क्रेडिट 50,000 या 50,000 से ज़्यादा है। किस ईयर में? उसी इमीडिएटली ईयर में, प्रीसीडिंग ईयर में, जिस ईयर का आईटीआर फाइल नहीं हुआ है। इन सच इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर मतलब उसी ईयर में जिस ईयर में उसने रिटर्न का डिफॉल्ट किया है, उसकी टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट 50,000 या 50,000 से ज़्यादा थी। उसके बावजूद कलेक्टी ने उस ईयर 20-21 का रिटर्न फाइल नहीं किया। अगर ऐसा है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन है, कलेक्टी रिटर्न डिफॉल्टर है। तो ये सेक्शन क्या बोलता है? इस सिचुएशन में कलेक्टर चेक करे कि कलेक्टी अगर रिटर्न डिफॉल्टर है तो प्रेस्क्राइब रेट का ट्वाइस और 5% व्हिचएवर इज हायर से टीसीएस कलेक्शन हो। और इस केस में कलेक्टी जो है, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, लेकिन नॉन रेजिडेंट में सिर्फ वही नॉन रेजिडेंट कवर्ड होंगे जिनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। जिनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो ऐसा नॉन रेजिडेंट स्पेसिफाइड पर्सन ही नहीं कहलाएगा। ठीक है। और एक बात मैंने समझा दी थी पहले ही कि अगर कलेक्टी पेन डिफॉल्टर भी है, रिटर्न डिफॉल्टर भी है, ये पेन डिफॉल्टर वाला सेक्शन बोलता है प्रेस्क्राइब रेट का ट्वाइस और व्हिचएवर इज हायर, और रिटर्न डिफॉल्टर वाला ये सेक्शन बोलता है यही प्रेस्क्राइब रेट का ट्वाइस और 5% व्हिचएवर इज हायर। तो दोनों सेक्शन के हिसाब से हायर हायर आ गया। अगर कलेक्टी दोनों सेक्शन का डिफॉल्टर है, पेन डिफॉल्टर भी है, रिटर्न डिफॉल्टर भी है, तो इन दोनों सेक्शन में जो हायर हायर आया था उसका भी हायर हो जाएगा। तो दोनों सेक्शन अप्लाई किया, उसके हिसाब से 2 रेट सामने आ गई, हायर हायर होके उसका भी हायर ले लिया जाएगा। ठीक है। जब मैंने आपको टीडीएस चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने कहा था ये चार्ट बाद में कंप्लीट करेंगे जब टीसीएस चैप्टर में ऐसे सेक्शंस आएंगे। तो जब टीडीएस चैप्टर में ऐसे सेक्शन आए, वहां पर चलते हैं। उसके सामने एक चार्ट बनाया था, ये थे आपके पेज नंबर 192 पर। इसके सामने सामने मैंने एक चार्ट बनाया था, ये रहा। मैंने कहा था टीसीएस वाला पार्ट टीसीएस के टाइम पर देखेंगे। तो पेई की जगह क्या हो जाएगा? कलेक्टी। अगर पेन डिफॉल्टर है तो कौन सा सेक्शन? सेक्शन 206 डबल सी बोलता है कि प्रेस्क्राइब रेट का ट्वाइस और 5% व्हिचएवर इज हायर, और
सेक्शन रिटर्न डिफॉल्टर है अगर कलेक्टी तो 206 CCA, इसमें भी बोला प्रेस्क्राइब्ड रेट का 2% डबल और 5% विच एवर इज हायर। और अगर दोनों डिफॉल्टर है कलेक्टिव, पेन डिफॉल्टर भी है रिटर्न डिफॉल्टर भी है, तो ये जो हायर आए इनका भी हायर। ठीक है, तो डिफरेंस एक जगह ही है। देखो अब इंटरप्रेट करते हैं इसको। यहां पे भी प्रेस्क्राइब रेट का डबल और 5% विच एवर इज हायर, यहां पे भी 3 जगह तो कॉमन बात ही है। बस याद तो ये रखना है कि यहाँ प्रेस्क्राइब रेट का ट्वाइस नहीं होता है, प्रेस्क्राइब रेट और 20% विच एवर इज हायर। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़े। आ जाइए टीसीएस चैप्टर में दोबारा। टीसीएस चैप्टर में दोबारा आ जाइए। तो ये 2 सेक्शन कंप्लीट। अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें इस चैप्टर में। इस चैप्टर का प्रोसीजरल पार्ट, टीसीएस कलेक्टर टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करे क्वार्टरली बेसिस पर, जैसे टीडीएस चैप्टर में था वैसे ही टीसीएस चैप्टर में टीसीएस कलेक्टर क्वार्टरली टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करे। अब टीडीएस की डेट्स और यहां की डेट्स में डिफरेंस है। टीडीएस में क्या था, पहले 3 क्वार्टर में क्या था, क्वार्टर एंड से 1 महीना पहले 3 क्वार्टर के लिए, लास्ट क्वार्टर में क्वार्टर एंड से 2 महीने ऐड किए थे। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर बोल रहे हैं पहले 3 क्वार्टर के लिए, क्वार्टर एंड से 15 दिन, क्वार्टर एंड से 15 दिन, और लास्ट वाले क्वार्टर के लिए 1.5 महीना। डिफरेंस है। कई बार एग्जाम में डिफरेंस आता है कि टीडीएस और टीसीएस चैप्टर के डिफरेंसेस बताइए, तो उसमें ये आप डिफरेंस के तौर पर लिख सकते हैं कि टीडीएस का स्टेटमेंट फाइल करने की ड्यू डेट्स अलग हैं, टीसीएस का स्टेटमेंट फाइल करने की ड्यू डेट्स अलग है। किस फॉर्म में फाइल करना होता है टीसीएस स्टेटमेंट, फॉर्म नंबर 27 EQ, और उसके साथ एक डिक्लेरेशन भी जाता है फॉर्म नंबर 27B में, प्रोसीजरल पार्ट है। अगर इस टीसीएस स्टेटमेंट में टीसीएस कलेक्टर ने कोई मिस्टेक कर दी तो उसको ठीक करने के लिए करेक्शन स्टेटमेंट भी फाइल किया जा सकता है, और करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। फिर कलेक्टर की अगली ड्यूटी, वो कलेक्टी को टीसीएस सर्टिफिकेट इशू करे। फॉर्म नंबर 27D में कलेक्टर कलेक्टी को टीसीएस सर्टिफिकेट इशू करे, क्वार्टरली बेसिस पर इशू होंगे। और ये कैसे ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखोगे ऊपर वाली तारीखें जो हैं इसमें आप जस्ट 15 दिन ऐड कर दीजिए बस।
स्टेटमेंट फाइल करने की जो ड्यू डेट है उसमें 15 दिन ऐड करेंगे तो टीसीएस सर्टिफिकेट इश्यू करने की ड्यू डेट आ जाएगी। ठीक है, तो आप डिफरेंस के तौर पर ये भी लिख सकते हैं, जब टीडीएस टीसीएस का डिफरेंस आता है एग्जाम में, ये रेट्स भी अलग हो गई अगर इसको टीडीएस चैप्टर से कंपेयर करोगे तो। फिर अगर कोई पर्सन टीसीएस गवर्नमेंट को, अगर कोई पर्सन टीसीएस लेट कलेक्ट करता है या लेट पे करता है तो सेक्शन 206C के अंदर ही इंटरेस्ट चार्ज होता है। टीडीएस चैप्टर में कौन से सेक्शन में इंटरेस्ट चार्ज होता है? सेक्शन 201 सब सेक्शन 1A, लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस पर सेक्शन 201 सब सेक्शन 1A में टीडीएस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। टीसीएस में पूरे मतलब काफी सारे चैप्टर का यही सेक्शन है, सेक्शन 206C। इंटरेस्ट कितना, वहां पर मैंने आपको बताया था कि टीडीएस डिडक्टिबल डेट से एक्चुअली डिडक्टेड डेट तक 1% और फिर एक्चुअली डिडक्टेड डेट से एक्चुअली पेड डेट तक 1.5% पर मंथ और पार्ट मंथ। यहां पर बोला है जिस डेट को टीसीएस कलेक्टिबल है, बीच में एक्चुअली कलेक्टेड डेट आए उसको छोड़ दो, एक्चुअल डिपॉजिट डेट तक मतलब फुल पीरियड का 1% ही लगेगा, यहां 1.5% लगने जैसा कोई सिस्टम नहीं है। तो 1% लगेगा पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। किस पर ये इंटरेस्ट किस पे कंप्यूट होगा? जो टीसीएस कलेक्ट नहीं किया या पे नहीं किया उस टीसीएस अमाउंट पर ये इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। किस डेट से? जिस डेट को टीसीएस कलेक्टेबल था से पूरे एंड तक, जब तक वो टीसीएस गवर्नमेंट को एक्चुअली पेड हुआ। ठीक है, और अगर कोई पे नहीं करता है तो असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा उसके एसएससी डिफॉल्ट होने का, तो फिर इंटरेस्ट की वसूली उस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। और ये इंटरेस्ट टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करने से पहले पे होना चाहिए, बिफोर। और ये तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई पर्सन टीसीएस का स्टेटमेंट लेट फाइल करेगा, करेक्ट टीसीएस का ओरिजिनल स्टेटमेंट या करेक्शन स्टेटमेंट, तो लेट फीस लगती है सेक्शन 234E में। 234E में लेट फीस लगती है कितना? 200 रुपया पर डे, 200 रुपया पर डे लेट फीस लगती है। और ये लेट फीस भी टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करने से पहले पेड हो जानी चाहिए। लेकिन लेट फीस का एक ध्यान रखना पड़ेगा, ये ओरिजिनल टीसीएस अमाउंट को एक्सीड नहीं होनी चाहिए, टीसीएस अमाउंट को एक्सीड नहीं होनी चाहिए। फिर पैनल प्रोविजन के बाद एक छोटा सा सेक्शन, टीसीएस स्टेटमेंट कलेक्टर ने फाइल कर दिया, टीसीएस स्टेटमेंट कलेक्टर ने फाइल कर दिया, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस टीसीएस स्टेटमेंट की प्रोसेसिंग करेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस टीसीएस रिटर्न की प्रोसेसिंग करेगा। उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू वो इस टीसीएस स्टेटमेंट की प्रोसेसिंग करेंगे। ये बिल्कुल टीडीएस चैप्टर में जो सेक्शन 200A पढ़ा था ठीक वैसा ही है, ठीक वैसा ही है। तो टीसीएस वो सॉफ्टवेयर कंप्यूट करेगा, अगर टीसीएस स्टेटमेंट के अंदर कोई अर्थमेटिकल एरर रह गई, सॉफ्टवेयर उसको ठीक करके अमाउंट चेंज कर देगा। कोई इनकरेक्ट क्लेम किसी ने किया, गलत आइटम लिख दिया जो कि किसी दूसरी एंट्री के साथ इनकंसिस्टेंस है, या टीसीएस की रेट गलत बता दी, तो फिर सॉफ्टवेयर उसे बोलेगा ये इनकरेक्ट क्लेम है। तो सॉफ्टवेयर अपने लेवल पर अमाउंट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट कर देगा।
ठीक है। और अगर इंटरेस्ट बनता है लेट पेमेंट वगैरह का तो सॉफ्टवेयर वो भी कंप्यूट कर लेगा। किसी ने टीसीएस स्टेटमेंट लेट फाइल किया तो सॉफ्टवेयर लेट फीस भी ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर लेगा। तो फिर इस टीसीएस कलेक्टर की तरफ से जो भी सम पेबल बनता है वो डिटरमाइन कर दिया जाएगा, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है, कि उसका कितना अमाउंट बनता है, इंटरेस्ट कितना है, लेट फीस कितना है, उसकी डिमांड कितनी है। मतलब डिमांड नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस टीसीएस कलेक्टर को सर्व कर देगा डिमांड नोटिस, और प्रोसेसिंग करने के बाद एक इंटीमेशन जनरेट होगी और वो टीसीएस कलेक्टर को भेज दी जाएगी। अगर डिमांड बनती है तो सम पेबल, हो सकता है रिफंड भी बने, तो कितना रिफंड ड्यू हो गया है ये भी उसको इंटीमेट कर दिया जाएगा। और अगर रिफंड बनता है तो दे दिया जाएगा, ग्रांट कर दिया जाएगा। रिफंड अगर बनता है तो ग्रांट कर दिया जाएगा। और ये टीसीएस की इंटीमेशन भेजने का टाइम क्या है? जिस ईयर टीसीएस स्टेटमेंट फाइल हुआ उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 1 साल के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीसीएस कलेक्टर को ये टीसीएस की इंटीमेशन भेजेगा। जिस साल टीसीएस स्टेटमेंट फाइल हुआ उस ईयर एंड से 1 साल के अंदर। ये सेक्शन बिल्कुल टीडीएस चैप्टर के सेक्शन 200A जैसा है, ठीक है। चैप्टर में कुछ और बाकी रहा कंप्लीट? चलिए कल नया चैप्टर करेंगे।